Welcome back, student. We continued our discussion on constitutional design. In previous video, we discussed about making of the Indian Constitution. Today, we discuss about the Constituent Assembly. The major role to build up a constitution, a bulky constitution, largest constitution of the world is going through Constituent Assembly. What is the meaning of Constituent Assembly? The first thing is that Constituent Assembly election first held in July 1946. Election in 1946, at the time there is no universal adult franchise. So how this held? In earlier video, we also discussed about in provincial legislature election in 1937. Through this election, provincial legislatures are responsible to decide Constituent Assembly. कहने का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग भेजे गए वो प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1937 में हुआ उसके आधार पे वो भेजे गए, या अगर आप कहें तो आबादी के आधार पे भेजे गए। 10 लाख के आबादी पर करीब 1 लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया। इसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग थे। उसके बाद 1946 को बन के तैयार हो गया, तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो इनका कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिसंबर 1946। दिसंबर 1946 में हुआ। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो है वो 2 भागों में बंट गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल नंबर ऑफ पीपल 389 थे। डिवीजन के बाद ये 299 बच गए, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर हो गए 299। और उसके बाद कई डिबेट और डिस्कशन होने के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया। लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब ये बात यहाँ पे है कि जब बन गया तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? 1947 में ही आज़ाद हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिपब्लिक होना एक नियम और कानून जिससे देश चलेगा, उसको बनाने में इतना ज़्यादा समय लगा, 3 साल आप मान सकते हैं फिलहाल। तो फिर और ज़्यादा इंतज़ार क्यों? 2 महीने का जो इंतज़ार है फिर और क्यों? तो उसके पीछे एक रीजन है कि आप पढ़े होंगे तो इंडिया 47 में आज़ाद हुआ। व्हेन द वर्ल्ड वाज स्लिप्ड इंडिया वॉक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये बात आप जानते हैं 1947 को। और 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें जो मुद्दा था उन्होंने क्या रखा था? उन्होंने ये रखा था पूर्ण स्वराज। रिजोल्यूशन था पूर्ण स्वराज का। और जनवरी 26, 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में 170 पीपल जमा हुए और वहां पे उन्होंने इसको पूर्ण स्वराज मतलब आज़ादी का वो झंडा फहराए थे 26 जनवरी 1930 को। अब क्या हुआ? यहां तो आज़ादी मिल नहीं पाया। आज़ादी मिला आपको 15 अगस्त को, लेकिन वास्तव में देखेंगे रिपब्लिक हम लोग कब हुए? तो इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसी डेट को, मतलब अगर बोलेंगे कॉमेमोरेट, स्मरणोत्सव माने यादगार के रूप में इसी डेट को हम इम्प्लीमेंट किए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। 1929 के जो लाहौर सेशन अभी मैंने बताया आपको, जो लाहौर सेशन हमारा हुआ था 29 में, उसको जो हमारा मांग था पूर्ण स्वराज, और जैसा कि मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुके थे, तो उसके याद में हम इसको इस दिन इम्प्लीमेंट किया।
अब यहाँ पे बात आता है ठीक है इम्प्लीमेंट कर दिया, तो अब बना कब? 1950 में। डेवलपमेंट होता है तो लोग उस हिसाब से चीज बनाते जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950, अभी 2000 या 2020 चल रहा है, तो क्यों हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं? तो उसका एक रीजन है कि देखिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें बहुत सारे ऐसे बात हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे दूसरे देश में आप देखिएगा दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ी। नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद दूसरे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, बस बुक है। लेकिन अपने इंडिया में इस तरह की बात नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी सोशल ग्रुप समय समय पे कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में बात करते हैं, लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी या ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इस पे सवाल कभी नहीं उठाया। इसका मतलब क्या है? लोगों का जो है वो विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन में। और कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो 299 लोग थे वो भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से वो आए हुए थे थ्रू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के द्वारा, कह सकते हैं आप। उस समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं लागू था, लेकिन अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होता तो भी इतना व्यापक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन पाता, क्योंकि यहाँ पे जो लोग जमा हुए थे वो भारत के हर एक राज्य से, हर एक जगह से थे। और चूंकि कांग्रेस उस समय में बहुत बड़ी पार्टी थी या सिंगल पार्टी थी जिन्होंने आज़ादी दिया, तो उनका डोमिनेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से नहीं थे, तो डिबेट और डिस्कशन का जो प्रक्रिया था वो पूरी तरीके से स्वतंत्र था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन सभी से बिलोंग करते थे, और उनको पूरी स्वतंत्रता थी डिबेट और डिस्कशन करने के लिए। अब क्या होता है कि उसके बाद काफी डिबेट और डिस्कशन और स्ट्रगल के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें आप जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन था, उनका योगदान काफी ज्यादा था। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में करीब करीब बनने के बाद 114 दिन तक लगातार डिबेट डिस्कशन हुआ, और उन डिबेट डिस्कशन को 12 बल्कि वॉल्यूम में रखा गया, जिसका नाम हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट इसमें किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ये जो डिबेट और डिस्कशन हुआ, क्रॉस चेक किया गया ताकि कोई भी गलती इस तरह का ना हो जो आगे जाकर के समस्या बन सके। तो यहां पे ये क्वेश्चन क्या हुआ कि क्यों हम उस 50 साल पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं? क्योंकि जो बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, उन्होंने पहले ही इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भारत जब डेवलप होगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होगा। और भारत के हर एक एरिया का प्रतिनिधित्व किया गया। ये नहीं हुआ कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही इसमें रहे। भारत के हर एक एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया अगर आप कहेंगे तो सभी का इसमें निर्णायक रोल रहा, और ज्योग्राफिकल शेयर रहा सभी लोगों का। तो सभी, अब यहाँ पे उसके बाद क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, डिबेट डिस्कशन हुआ, 12 बल्कि वॉल्यूम में अभी भी है। जब भी कभी कुछ इस तरह का किसी ग्रुप के द्वारा आवाज उठाया जाता है तो उनका अध्ययन किया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ। एक यहाँ आप देखिएगा सभी के बारे में दिया हुआ, ये सभी जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं। तो एक कन्फ्यूजन होता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्प्रोरी जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट कहिएगा तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए, वो भी बिहार से बिलोंग करते थे। परमानेंट प्रेसिडेंट या चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव रामजी अम्बेडकर, पूरा नाम उनका, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो यहाँ दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। राजेंद्र प्रसाद जो हुए वो किसके हुए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट हुए। और BR अम्बेडकर जो हुए वो डॉक्टर
डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हुए वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए। इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 लोग थे। डिवीजन के बाद 299 लोग बच गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का रूपरेखा तैयार किया थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय में करीब करीब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया गया और 26 नवंबर 49 को बनने के बाद भी 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया एक यादगार के रूप में कि 26 जनवरी को ही उन्होंने कहा था लाहौर सेशन में कि पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज किया लेकिन मिल नहीं पाया, तो इस डेट को एक यादगार के रूप में इस दिन को हम लोग लागू किए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग फॉलो क्यों करते हैं। तो यहाँ पे ये भी बात आता है कि अगर आज के समय में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो हो सकता है कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना शायद इससे बेहतर अभी के समय में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं। इसके रीजन का हमने डिस्कस किया। अब इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कसिंग अबाउट गाइडलाइन वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पॉइंट और भी हैं, जैसे देखिए दी असेंबली हेल्ड मेनी मेंबर हु वेयर नॉट इन कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है, इस असेंबली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे। इसलिए क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन था और बहुत अच्छे, जब देखिए कंपटीशन होगा, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। दी असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप के थे, इसीलिए सारे ग्रुप का, सारे इथनिक ग्रुप का सही से बात को रखा गया। मेंबर्स ऑफ द असेंबली बिलीव इन डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, तो डिफरेंट समूह का प्रतिनिधित्व का, डिफरेंट बातों को रखा गया, डिफरेंट कल्चर का, सभी का समावेश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।